नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज हम लोग 70 बीपीएससी पीटी को लेकर जो गाइडेंस सीरीज हमारा चल रहा है उसमें साइंस के जो सवाल कहाँ से पूछे गए थे पिछले बार पीटी में 69th के पीटी में कहाँ से पूछा गया था, इस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। देखेंगे किस प्रकार के सवाल आए थे, क्या अगर हम शांत दिमाग से उसको सॉल्व करें, जिस प्रकार से आप अपने रूम पर रिलैक्स होते हैं, तो क्या उससे अधिक सवालों को हल किया जा सकता जितना आपने पिछली बार किया। कितने सवाल ऐसे थे जो कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते थे, कितने सवाल पीवाईक्यू से आए थे, और एक और नया चीज़ है कि क्या वाकई साइंस और जो टेक है इसका अहमियत बढ़ गया है या केवल हो हल्ला ही है। क्या वाकई बहुत ज़्यादा सवाल साइंस एंड टेक से आए हुए हैं। इन सभी मुद्दों को हम लोग देखेंगे। अगर आप 69 बीपीएससी के तर्ज पर 70 बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं। आपको हर पिछले एग्ज़ाम के पेपर से सीखना चाहिए, उनका एनालिसिस खुद से करना चाहिए। उसके साथ में आज सावन की पहली सोमवार है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान शिव आप सभी को सद्बुद्धि दे, सफलता दे। ओके, और शुरू करते हैं वीडियो। सवाल देखें कितने आए हुए हैं 67 में, 68 में, 69 में, क्या सोर्स रहा है उनका और आपको क्या करना चाहिए साइंस को लेकर, क्योंकि साइंस बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 30 सवाल आपके 30 से 35 सवाल आए थे हिस्ट्री के जो हमने किए हैं। प्रीवियस वीडियो भी होगा। प्रीवियस वीडियो कहाँ पर होगा तो 70 बीपीएससी एमसीक्यू प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर पहले के भी वीडियो होंगे जिसमें मैंने पॉलिटी और आपका हिस्ट्री का कवर करवा दिया था। इसी प्रकार का वीडियो आज साइंस का हम लोग करने वाले हैं। 30 से 35 सवाल हिस्ट्री के आते हैं, 30 सवाल मिनिमम रहते हैं आपके कहाँ से तो साइंस से आपके 30 क्वेश्चंस मिनिमम रहते हैं। 30 क्वेश्चन मिनिमम रहता है किसी भी बीपीएससी के पेपर में। 67th बीपीएससी में 32 के करीब में सवाल आया था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 67th में 31 से 32 के करीब में था। 69th में 30 सवाल बोलें या अगर जेन्युइन बोलें तो 28 से 29 सवाल ही है, 28 से 29 सवाल ही है। 68 में 33 सवाल करीब में आए थे, जिस कारण से कठिन भी हो गया था पेपर। तो पेपर का लेवल कैसा है, कठिन है या आसान है, ये इस चीज़ से डिसाइड होता है कि साइंस के सवाल कितने ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर साइंस के सवालों की संख्या बढ़ जाती है तो पेपर कठिन हो जाता है। जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी के सवालों की संख्या बढ़ जाती है तो पेपर आसान हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। उससे पहले दो छोटे से इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। निबंध लेखन को लेकर हमारा ग्रुप शुरू हुआ है, 20 जुलाई से ही हुआ है। तो 20 तारीख को पहला टॉपिक दिया था मैंने निबंध लिखने के लिए, और आज दूसरा दूंगा मैं। आज शायद ही दूसरा दे पाऊंगा क्योंकि आज फुर्सत कम मिलेगा मुझे। तो आज दूसरा मैं दूंगा टॉपिक निबंध लेखन के लिए। इसके साथ में 70 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़ भी अपना चल रहा है। 70 बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। तो निबंध लेखन हो या 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग हो या टेस्ट सीरीज हो, किसी में भी आपको जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो मुझे मैसेज कीजिएगा। आज थोड़ा सा रिप्लाई देने में देर ज़रूर होगी, लेकिन मैं आपको रिप्लाई दूंगा और हम फिर आपको ऐड भी कर दूंगा। ओके, तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जुड़िएगा। और निबंध लेखन में अगर दिक्कत आती हो या आंसर राइटिंग में या पीटी टेस्ट में, किसी भी प्रोग्राम में आप ऐड हो सकते हैं। चलिए शुरू करते, देखते हैं साइंस का सवाल कैसा आया हुआ था, कहाँ से पूछा गया था। देखिए पहला सवाल जो है सेट बी का मैंने लिया हुआ है। सेट बी का किसी के आंसर में डाउट हो तो बताइएगा, इसी हिसाब से आपका साइंस के सभी सवाल भी कवर हो जाएंगे। मैं आपको टीआरई के पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। टीआरई के जीएस के पेपर जितने भी सवाल होंगे उन सभी को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं, सभी चीज़ों का हल करेंगे। निम्न से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। बहुत ही छोटा सा सवाल, लेकिन इसमें कई सारे लोग फंस गए कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि जो 100% प्योर वाटर होता है, 100% प्योर वाटर, वही केवल और केवल बिजली का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। कुचालक का इंग्लिश से बोलते बैड कंडक्टर, बाइलिंगुअल रखने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। बैड कंडक्टर होता है वो। लेकिन कहीं पर भी जल में कोई भी अशुद्धि हो, चाहे वो नींबू का रस हो, एसिड है वो, चाहे वो सॉल्ट वाटर हो, यहाँ पर नमक की अशुद्धि है, संतरे का रस है, ये भी एसिड होता है, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, बिजली का सुचालक हो जाएगा। हो ही नहीं सकता है कि बैड कंडक्टर हो ये, क्योंकि 100% प्योर वाटर नहीं है ये जूस है, रस है, एसिड है, सॉल्ट वाटर है, तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी कुचालक नहीं है, सभी के सभी सुचालक हैं, कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
कॉमन सेंस का सवाल, बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि 100% प्योर वाटर जो होता है वो बिजली का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है 100% प्योर। लेकिन हम जो पानी पीते हैं या हम जो व्यवहार में लाते हैं हमेशा उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ होनी भी चाहिए। 100% प्योर वाटर इंसानों को नहीं पीना चाहिए, हम नहीं उसको पचा पाएंगे। इसलिए उसमें कई बार आपको देखते हो खनिज लवण पदार्थ रहते हैं जिसको हम कंज्यूम करते हैं। आरओ सिस्टम वगैरह में भी लिख के दिया जाता है कि एडेड मिनरल्स वगैरह, तो वो सब क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज़रूरी होता है वो हमारे पीने के पानी के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका उत्तर डी हो जाएगा। ऐसा ना सोचें कि पेपर हो गया है तो सारे सवाल आसान ही लगते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में खुद को शांत रखेंगे और जिस प्रकार से अभी आप रिलैक्स होकर इस वीडियो को सुन रहे हैं या इन सवालों को हल कर रहे हैं, इतना ही रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके बहुत ही आसान लगेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की आवश्यकता पड़ेगी। अगला जो सवाल है ये विशुद्ध रूप से फैक्ट है, इससे पहले कई बार पूछा गया है। ये आपको PYQ मिल जाएगा, BPSC PYQ में भी मिल जाएगा और स्टेट PCS के PYQ में भी दिया हुआ है। घटना चक्र में भी आसानी से आपको मिल जाएगा। ये DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। ये सवाल मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया होगा। अगला सवाल है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है? बिल्कुल आता है आपको, बस इन्होंने एप्लीकेशन चेंज कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता जीभ निकाल कर क्यों हाँफता है, हमारे शरीर पर पंखा चलने पर क्यों हमें ठंडक की महसूस होती है गर्मी के महीने में। ये सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट एक ही है कि भाई जल का वाष्पीकरण जहाँ भी होगा वहाँ पर क्या हो जाता है, वाष्पीकरण के कारण से क्या होगा तो टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अब कुत्ते का जीभ आप निकाल लीजिए, गाय का जीभ निकाल लीजिए, या तो फिर आप अपने शरीर के पसीना सुखा लिए, सभी जगहों पर वाष्पीकरण ही हो रहा है। ये ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन हो रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन अनेक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन अनेक। चांद पर क्या है तो निर्वात है, निर्वात है। निर्वात में मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम में एक पत्थर और एक पंख दोनों को आप एक ही हाइट से गिराइए तो उनके त्वरण पर दोनों का एक समान ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगे, धरती पर एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है एयर का वो 9 के बराबर में है ही नहीं, वैक्यूम है ये पूरा पूरा। तो चांद पर निर्वात है तो किसी भी क्षण में दोनों वस्तुओं का एक ही वेग होगा, उनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो द्रव्यमान, दो क्या लिखा होगा, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं को चंद्रमा के सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने पर क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर ग्रेविटी है, नीचे ही गिरेंगे वो, भले धीरे गिरें, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं है। पृथ्वी के साथ जो सबसे बड़ा मूल अंतर है चंद्रमा की सतह पर वो है हवा का अंतर है, वैक्यूम है, वहाँ पर हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहाँ, इसलिए वहाँ पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन जीरो होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, निर्वात के जैसे व्यवहार करेगा वो। निर्वात में आप किसी भी चीज़ को गिराएं एक ही सतह, एक ही ऊंचाई से, तो दोनों सतह पर एक समान ही रूप से टकराते हैं, समान समय पर ही आएंगे। तो इसका तात्पर्य है कि चांद पर दोनों का किसी भी क्षण में एक ही वेग होगा, वेग में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आई होप आप सवाल की प्रकृति को समझ पा रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो एप्लीकेशन ही चेंज किए जाते हैं हर साल, और ये हर साल BPSC करेगी। इस बार भी कुछ न कुछ सवाल इस तरह का देगी आपसे। ओके, अगला सवाल है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति। ये कठिन सवाल है, ये कठिन सवाल है। ये आपका साइंस एंड टेक का सवाल है। ये किसका है तो साइंस एंड टेक का सवाल हो गया, और ये वाकई कठिन सवाल था। वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति जो होती है ये किसका होगा तो वायरस को किसी भिन्न वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर जब हम शरीर में इम्प्लांट करते हैं तब जाके वेक्टर टीका प्रतिरोध क्रिएट होता है। वेक्टर टीका जो है ये कोविड-19 टीकाकरण को डेवलप किया गया भारत देश में पहली बार mRNA। अब इसका भी फुल फॉर्म पूछा हुआ है उन्होंने, एक ही टॉपिक से 2 सवाल पूछा हुआ है। यही टीका डेवलपमेंट से mRNA वेक्टर टीके को देश में डेवलप किया गया। वेक्टर आधारित जो टीके होते हैं अधिकांश पारंपरिक टीकों से थोड़ा सा भिन्न होता है। क्या भिन्नता होती है कि इनमें वास्तव में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन इनमें वास्तव में होता ही नहीं है।
बल्कि उन्हें शरीर में उन्हें बनाने के लिए शरीर की अपनी कोशिकाओं का जो है वो उपयोग किया जाता है और वे एक ऐसा संशोधित वायरस वेक्टर का उपयोग करते हैं। यही पर यहाँ लिखा हुआ है कि वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिसके आधार पर शरीर क्या करती है तो प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार कर लेती है। ये आपके इस सवाल में सबसे कठिन था, साइंस के पेपर में ये सवाल कठिन था, इसको आप स्किप कर सकते थे अगर आपको नहीं आता था। अगर इसको कैसे कहाँ से कवर करना था, कहाँ से आया था ये, तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है। करंट अफेयर में टीका डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वो 2020-21 के बाद से ही चर्चा में था। मई 2022 का न्यूज़ है, मई का भी न्यूज़ है और जून 2022 का न्यूज़ है। द हिंदू का आर्टिकल भी है जून 2022 का, जिसमें ये बताया गया था कि देश में जो mRNA वायरल टिक्स वेक्टर वायरस जो वेक्टर वैक्सीन जो डेवलप किया गया है वो किस प्रकार से डेवलप किया गया है। तो ये आपका करंट से पूछा गया था। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी है, ये पूछा गया है आपसे। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली ऐड न्यू क्रस्ट। जो नया क्रस्ट है वो लगातार जुड़ता जाता है इसमें। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जो समुद्र का तल होता है वो जब स्प्रेड करता है तो उसी को कहा जाता है कि नया क्रस्ट जो है वो लगातार जुड़ता जा रहा है। तो कुछ कठिन शब्दों को हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे, इसलिए मैंने वो सवाल दिखाया। अब इसके ऑप्शन को ज़रा देखिए, संवहन में नई परत का क्या लेना देना है, एक बार मुझे ज़रा बताइएगा। निष्कालन सबडंक्शन में भी नई परत का कोई लेना देना नहीं होता। भूकंप तो बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाता तार्किक ढंग से देखते तो समुद्र तल का जो फैलाव होता है, सी फ्लोर क्रस्ट का जो फैलाव होता है, उसी में लगातार नई परत जुड़ती जाती है। अगला जो सवाल है ये ज्योग्राफी का सवाल है। ये भी ज्योग्राफी का सवाल था, इसीलिए मैंने बोला कि साइंस में करीब 28-29 सवाल ही आए थे। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के 3 छोर होते हैं, एक होता है ऊपरी भाई क्रस्ट जिनको कहा जाता है, एक होता है मध्य मंडल और एक होता है कोर। ये 3 तो पढ़ा होगा आपने। ज्योग्राफी का सवाल है तो जो मध्य मंडल होता है इसका ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है। दुर्बल मंडल के ऊपर में जो अपना भूमंडल है वो तैरता रहता है। और ये किस थ्योरी में ये हमें बताया गया? तो प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है, उसी में ये बताया गया कि जब आप पढ़ते हैं ना कि महाद्वीपों का विस्थापन, जब आप पढ़ते हैं कि भारत कैसे यहाँ पर आया मेडागास्कर के पास से टूटकर, जब आप पैंजिया और पैंथालासा पढ़ते हैं, जब आप वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वेगनर के सिद्धांत को कहाँ से काटते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत से आप उसको काउंटर करते हैं। तो ज्योग्राफी का 11th ज्योग्राफी का दूसरा ही चैप्टर है जहाँ से ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल, ये सवाल गलत नहीं करना चाहिए था। प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा है और टीकाकरण के कारण भी चर्चा में था। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न किया जाता है? जरा इस सवाल में आप कॉमन सेंस लगाइए। अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट होता है और एक होता है एसी। एसी कैसे चलता है? तो जो आपके घर में करंट आ रहा है वो एसी ही होता है, इस प्रकार से चलता है। जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है वो इस प्रकार से ट्रैवल करता है। जो ट्रेन में आप बैठते हैं तो वहाँ पर डीसी करंट होता है, डीसी करंट लिखा रहता है 110 वोल्ट डीसी करंट लिखा रहता है। जबकि आपके घर में जो आ रहा है वो एसी करंट ही आ रहा है। एसी करंट को आज तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, लेकिन डीसी करंट को बैटरी में हम स्टोर करके रख सकते हैं। कुछ मूलभूत अंतर समझ लीजिएगा। अब देखिए इस सवाल के जरा ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, हमें नहीं आता है ये सवाल, हमें नहीं आता है, हम बस ऑप्शन देखते हैं। ट्रांसफार्मर द्वारा बिजली का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि बिजली के वोल्ट को हाई वोल्ट और कम वोल्ट पर हम कर सकते हैं। यानी कि इसको जो क्षमता है उसको हम अप करते हैं और डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, वोल्टेज को हाई करने वाले ट्रांसफार्मर और वोल्टेज को लो करने वाले ट्रांसफार्मर। आपके जो मोबाइल चार्जर है उसमें भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो हाई वोल्टेज को लो करके आपके फ़ोन तक पहुंचाता है, तब आपका फ़ोन जो है वो आसानी से चार्ज हो जाता है। जो आपके गाँव के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो क्या करता है, जो उसके पास बिजली पहुँच रही है वो बहुत ही हाई वोल्ट की बिजली होती है, उसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है इसको। स्टेप डाउन करता है फिर आपके घर तक उसको भेजता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पर उपयोग होगा? तो जहाँ पर बिजली भेजना हमें काफ़ी दूर तक है। मान लीजिए एनटीपीसी बाढ़ में बिजली का उत्पादन हुआ, हमें उसको भेजना है कहाँ तक? तो कोलकाता तक। हम बीच में बार बार क्या लगाएंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली बनाया तो जा ही नहीं सकता है, इसको तो हम पहले ही काट देंगे। चोक
अशोक कुंडली द्वारा भी बिजली नहीं बनता है, बिजली बनता है डायनेमो के द्वारा। इन तीन में से एक ही ऑप्शन था जिसके द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर कॉमन सेंस लगाते तो हम मारते कि डायनेमो के द्वारा एसी करंट का उत्पादन होता और बिल्कुल सही होता, क्योंकि बाकी जो दो हैं उनके द्वारा बिजली का उत्पादन होता ही नहीं है। ओके, डायनेमो तो आपने पढ़ा होगा। डायनेमो क्या करता है भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इतना भी अगर आपने पढ़ा होगा तो विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं यानी कि विद्युत बना रहा है, ये बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। धारा घनत्व होता है तो एक सदिश राशि, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी जरूर पढ़ के जाइएगा। एक सवाल वहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो धारा का एक प्रवाह होता है भाई, उसका एक डायरेक्शन होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। ये आपको नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। दो सवाल अभी तक ऐसे आए हैं जो आपको नहीं आ रहा होगा, ये आपको नहीं आ रहा होगा तो नहीं आ रहा होगा। इस पर मैक्सिमम लोगों ने तुक्के ही मारे होंगे। वैसे आणविक लक्ष्य को डिसाइड किया जाता है कि किसको हमें टारगेट करना है, तो इसलिए आणविक लक्ष्य को डिसाइड किया जाता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे हम लोग तो क्या है कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो मॉलिकुलर टारगेट जो होता है वही सबसे बेसिक टारगेट रखा जाता है, मॉलिकुलर टारगेट को ही सबसे बेसिक टारगेट रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के गति को तेज करने के लिए कैटालिस्ट का उपयोग किया जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन से कि बार बार कैटालिस्ट का उपयोग किया। तो कैटालिस्ट का उपयोग क्या होता है, तो प्रतिक्रिया के किसी भी अभिक्रिया का किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर सारे कैटलिस्ट ही लिखे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्योंकि कैटलिस्ट का मुख्य काम जो होता है वो होता है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, इसका उत्तर डी हो जाएगा। बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था और बाकी आपको ऑप्शन था कि भाई कैटलिस्ट का क्या काम होता है। तो कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देना। उत्प्रेरक, तो यहाँ पर देखिए सारे उत्प्रेरक के ही नाम लिखे हुए हैं, समांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक, विसमांगी उत्प्रेरक। तो आपको कैटलिस्ट के नाम देकर पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन को धीमा करता है, तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। अगला है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ पर मिलती हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है। मानविकी से ये सवाल पूछा गया था, मानविकी से पूछा गया था ये आपका सवाल, और ये प्रीवियस ईयर से सवाल पूछा गया है। बायोलॉजी घटना चक्र में आपको ये आसानी से सवाल मिल जाएगा, पहले भी पूछा जा चुका है, ये पहली बार नहीं पूछा गया। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है, ये यूपीएससी PYQ है। वैसे अगर आपने 5G टेक्नोलॉजी तो पढ़ा होगा एग्जाम में जाने से पहले, तो 5G टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब एक साथ कई सारे वर्चुअल नेटवर्क का निर्माण किया जा सकता है, जबकि फिजिकल नेटवर्क एक ही होगा उसका। तो ये सबसे बड़ी उसकी खासियत थी, नेटवर्क स्लाइसिंग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्न से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। इस तरह के सवाल आपको यूपीएससी PYQ मिलेगा, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के उपयोग से हर साल सवाल पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। अंत में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और बुक भी बताऊंगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है, तो 4G पर भी हो रहा है तो 5G पर क्यों नहीं होगा। एज कंप्यूटिंग का भी बिल्कुल सही है ये भी। नेटवर्क स्लाइसिंग, तो ये सबसे बड़ा तो एडवांटेज ही है 5G टेक्नोलॉजी का, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, तीनों के तीनों यहाँ पर सही हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के या टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली बच्चे नहीं हैं उनके लिए निस्संदेह ये सवाल कठिन था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला है कैसनी, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटॉस। अब देखिए ये जो सवाल है यूपीएससी PYQ से पूछा गया है, जिसमें कैसनी और जूनो इन दोनों के बारे में डिटेल सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है, इसलिए आप ज़रा इसको देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। कैसनी का शनि ग्रह से था, इतना भी अगर आपको पता होगा तो भी आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेंगे, यानी ए का तो 2 होगा, ए का 2 ही होगा, यानी कि बी और डी में से एक ऑप्शन होगा। जूनो जो है ये बृहस्पति ग्रह के लिए है, तो बी का 1 होगा, दोनों में ही बी का 1 दिया हुआ है। आर्टेमिस जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक के लिए इस मिशन को डिजाइन किया जा ही रहा है अभी, तो आर्टेमिस मिशन इससे संबंधित है। वेरिटास मिशन जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये सवाल आपका करंट अफेयर्स जोड़कर पूछा गया था। यूपीएससी PYQ अगर आप सॉल्व करते तो कैसनी और जूनो तो आपको मिल जाता, आर्टेमिस नहीं मिलता, वो नहीं पूछा गया है, करंट का ये टॉपिक था। अगला सवाल है लीनेन, जटा, कॉयर यानी कि मोहायर और डाउन, नारियल का पौधा, सन का पौधा, उत्पत्ति, ये कपड़ा है, कपड़ा के अलग अलग प्रकार हैं, उत्पत्ति पूछा गया इनका। ये कठिन सवाल था,
जूनो वाले में भी कई सारे लोग फंस सकते थे, 5G वाला भी कठिन सवाल था। ये कुछ ऐसे कठिन सवाल थे जिनमें अगर आप फंस रहे थे तो आपको साइंस में कभी तुक्का नहीं लगाना चाहिए, स्किप करके आगे बढ़ जाया कीजिए हमेशा। ओके, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। लीलेन सन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। उसके अलावा जो जटा है कॉयर, ये नारियल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। मोहायर, ये अंगोरा बकरी होती है, उसके जो ऊन होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। और डाउन जो है बतख और गीज के पंखों से इस तरह के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये आपका कठिन सवाल था, ये आपको कहीं पर जल्दी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये ज्योग्राफी और साइंस को मिक्स करके इन्होंने पूछा हुआ है। अगला सवाल जो है ये काफ़ी कठिन है, ये कठिन सवाल है और नहीं सॉल्व करवाएंगे सभी लोग। क्या है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजाति टेनिया, सोलेनिया, टेनिया सिगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण से होता है। किसी को भी नहीं पता था, नहीं पढ़ के जाते इतना डिटेल है बच्चे। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है, NCC कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाता है दोनों के दोनों सही हैं। बीमारी चैप्टर जो है, बीमारी जो डिजीज चैप्टर है आपका NCERT का, ये घटना चक्र में जो MCQ दिया हुआ है उसको आप करके जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 सवाल जो हैं वो आपके डिजीज चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस बार भी 2 सवाल है, मैं आपको अगला सवाल भी दिखा देता हूँ। इसका उत्तर ए हो जाएगा, ये कठिन सवाल था। 42 नंबर सवाल जो है ये काफ़ी आसान सवाल था। इस तरह के सवालों को कभी नहीं गलत करना चाहिए। 44 भी आसान था, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। निम्न से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? आपको अगर एक पता होगा कि जावा तो कन्फर्म है, जावा आप जगह जगह बोर्ड भी लगे देखते हैं कि जावा सीखिए, पाइथन सीखिए, पढ़ा भी होगा या सुना होगा, कुछ तो सुना होगा। जावा कन्फर्म होगा, यानी कि जावा तो होना ही चाहिए, जावा तो होना ही चाहिए, यानी कि 3 और 4 हो सकता है या तो उपयुक्त में से सभी हो सकते हैं। पाइथन के बारे में भी सुना होगा कि भाई पाइथन और जावा जो होते हैं ये कंप्यूटर की भाषाएं होती, C++, जावा, उसके बाद से पाइथन और भी कई सारी भाषाएं हैं। तो 2 और 4 तो कंफर्म ही होना चाहिए। 2 और 4 एक ही ऑप्शन में एक साथ हैं, वो है उपयुक्त सभी में, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाता? इसका उत्तर डी हो जाता। हमें नहीं पता कोबरा क्या है, हमें नहीं पता कि भाई स्किल क्या है, स्क्विरल क्या है, स्क्विरल है ना क्या है, लेकिन हम अगर पाइथन और जावा के बारे में भी कर ले जाते तो भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल आसान है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में चर्चा में रहा था। इस तरह के सवाल करंट से ही कवर होंगे। आपको दिख रहा है कि साइंस में करंट का कितना ज़्यादा योगदान हो गया है। हाल ही समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, यही इसका फुल फॉर्म होता है। जिसमें ये चैट GPT आया था ना, तो उसे बताया गया था कि 2021 तक का इसमें डेटा पहले से ही फीड कर दिया गया है, इसको डाल दिया गया, ट्रेंड कर दिया गया है, और उसी के आधार पर ये जो है सिस्टम AI का ये जवाब देता है आपको। अगला, निम्न से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है, ये पूछा गया है। तो मसालेदार कभी भी कोई स्वाद नहीं होता, बल्कि मसालेदार तो आपको खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, इन सभी को मिलकर बनता है मसालेदार चीज़ें। मसाला का कोई अपना स्वाद थोड़ी ना होता। मसाला या तो बहुत ज़्यादा तीखा होगा, कड़वा होगा, या कोई और स्वाद होगा उसका, है ना। तो मसालेदार में तो सभी सारे स्वाद मिलकर आते हैं। तो 4 तो गारंटेड ही होना चाहिए ऑप्शन में, 4 गारंटेड ही होना चाहिए। तो यानी कि C हो सकता है या D हो सकता है। तीखा जो है, और ये देखिए क्या लिखा 1 3 4। मीठा तो आपको पता होगा ना, मीठा जो है जीभ के अग्र भाग में, आपका जो जीभ है इसके आगे वाले भाग में मीठा महसूस होता है आपको, यानी मीठा तो स्वाद है ही है, मीठा तो गारंटेड स्वाद होता ही है। तो अगर आप यहाँ पर पूछा नहीं होता है, तो अगर पहले को एलिमिनेट कर देंगे, और आपको मैंने बताया कि जो चौथा है वो गारंटेड ही होगा, पहले है वो गारंटेड ही नहीं होगा, तो आपका 3 ऑप्शन जो है वो अलग हो जाएगा और आपका ऑप्शन आ जाएगा D, यानी कि 4 और 7 जो है वो सही होगा। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो तीखापन होता है वो कोई स्वाद नहीं होता है। आप हाथ के हथेली के ऊपर में नमक रगड़िए अपने स्किन पर, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन वहीं आप मिर्च रगड़ लीजिए अपने स्किन के ऊपर में, तो आपको जलन महसूस होगी। यानी कि तीखापन जो है ये कोई स्वाद नहीं है, बल्कि स्किन का जलना है। जहाँ भी मिर्च आपके जीभ पर लगता है तो यानी आपके जीभ पर जलन उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से आपको लगता है कि आपके स्वाद की अनुभूति हो रही है, जबकि तीखापन कोई स्वाद नहीं होता है। मीठापन होता है, कड़वा, नमकीन होता है, खट्टा होता है स्वाद। तो आप एलिमिनेट कर सकते थे इस तरह के सवालों में। आसान सवाल था ये, बेहद आसान सवाल था।
अगला सवाल जो है कठिन सवाल है, और ये जो सवाल है ये बीमारी चैप्टर से ही पूछा। इसका आंसर था 3 और 4 सही है, यानी कि डिस्पीनिया सांस की तकलीफ होती है, और एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि कहते हैं, जिनको गंध आता ही नहीं किसी चीज़ का। ये चीज़ किस में देखा गया था? तो कोरोना के दौरान ये देखा गया था। करेंट से फिर से रिलेट हो गया आपका कि कोरोना बीमारी के दौरान लोगों की गंध की अनुभूति नहीं हो रही थी, लोग कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहे थे। एनेरिक्सा ये क्या होता है? तो मोटापा का भय हो जाता है। एनेरेक्सिया जो बीमारी होती है इससे मोटापा का भय हो जाता है। लोग खाने पीने से भागते रहते हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। आपने कुछ अपने आस पड़ोस में कांकरे जैसे लोगों को देखा होगा, बिल्कुल सूखे हुए, हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे इस टाइप के। तो वो बेचारे, तो उनका कोई तकलीफ होता होगा, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नहीं खाते हैं। उनको यही होता है कि मैं मोटा या मोटी हो जाऊंगी, तो मोटापा का भय होता है। और इंसोनेमिया जो होता है, नींद नहीं आने की बीमारी होती है। इसमें जो पीड़ित होता है उसको नींद नहीं आती है। तो इन दोनों का आप इंटरचेंज अगर कर देते तो ये सही हो जाता। बाकी आपको 3 और 4 इसमें सही है। ये कठिन सवाल था आपका। अब आपको पता चला कि साइंस का सवाल क्यों कठिन था, क्योंकि अधिकांश सवाल जो थे इसमें से 5 से 6 सवाल वो इस तरह से पूछे गए थे जो पहले पैटर्न नहीं था बीपीएससी का, इसीलिए वो कठिन था। ब्रह्मांड पल्सर क्या है? ये 11th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। घूमते न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। बहुत बार पूछा है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? जरा एक बार दिमाग लगाओ यार, एक बार दिमाग लगाओ। ठीक है, नहीं पता हमें इसका उत्तर क्या है। करेंट अफेयर में था, मैंने पढ़ाया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था एग्जाम के बाद कि मैंने पढ़ाया था। भारत में कृत्रिम हीरों का निर्माण शुरू किया जा रहा है। आर्टिफिशियल हीरों का निर्माण भारत में शुरू किया जा, भारत सरकार ने उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। हीरा क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं? और भी कई सारे होते हैं, जैसे कोक हो गया, कोक पीने वाला नहीं, कार्बन कोक हो गया, कोयला हो गया। ये सब क्या है? ये सब के सब एक ही चीज़ हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कोयलों की खान में हीरे मिल जाते हैं हमें कितनी ही बार। क्या है ये सब? ये सब के सब कार्बन है ना, कार्बन, विशुद्ध रूप से कार्बन ही है। तो अगर हीरा हम बना रहे हैं तो हमें कार्बन चाहिए होगा बनाने के लिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्यूबिक जिरकोनियम का हम हीरा से क्या लेना देना, हमें तो कार्बन जैसा कुछ बनाना है। सफ़ेद नीलम में एल्यूमिनियम होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन ही है जो जिसमें कार्बन है, ग्रेफाइट है, क्योंकि हीरा जो होता है कार्बन का प्रूफ होता है। इतना तो पढ़ा है हमने। कार्बन और ग्रेफाइट जो होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन का प्रूफ होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो कार्बन का ही हीरे का भी निर्माण होगा। इतना अगर आपने पढ़ा होगा तो भी आसानी से उसको कर सकते थे कि कुछ भी होगा, आर्टिफिशियल बनाओ या नेचुरल हो, हीरा अगर है तो कार्बन ही होगा, और कार्बन है तो ग्रेफाइट होगा इसमें उत्तर। इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। वही तो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आसानी से हल कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया था। ये सवाल कतई नहीं गलत होना चाहिए था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आसान अगर आप गलत कर देते हैं, कठिन तो सभी गलत कर रहे हैं, आसान आपको कभी गलत नहीं करना चाहिए। बहुत बार पूछा है केवलर। अगला सवाल है, इसमें कॉमन सेंस उपयोग करना था कि किसी भी चीज़ का फुल फॉर्म एक ही होता है। फुल फॉर्म एक ही होता है। mRNA का फुल फॉर्म एक ही होगा, उसका अलग अलग फुल फॉर्म नहीं हो सकता है। तो यानी कि फुल फॉर्म पूछा है तो कोई एक ही होगा इसमें से, अलग अलग होगा ही नहीं। तो एक में ही है, केवल 1 है यहाँ पर। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, RDX का उन्नत संस्करण होता है HRX। ठीक है, क्या है? HMX। एक RDX जो होता है एक्सप्लोसिव, उसी का उन्नत संस्करण होता है एक तरह से HMX। क्या कहा था? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव कहा जाता है। फुल फॉर्म किसी चीज़ का एक ही चीज़ होता है, एक ही नाम होगा, एक ही फुल फॉर्म होता है ना। फुल फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर कॉमन सेंस आप लगाते तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर केवल A1 ही हो जाएगा। एक चीज़ का फुल फॉर्म 2 नाम थोड़ी ना हो सकता है, थोड़ा तो सोचना चाहिए था आपको। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला का ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस था। करवाया था न्यूज़पेपर मैंने, ऑप्टिमस था इसका। मैनहट्टन परियोजना, ये पिछले साल मूवी आई थी ओपेनहाइमर, आपने सुना होगा, नोलान की मूवी थी, शानदार मूवी है, ऑस्कर भी मिला है। ये किसका था? तो मैनहट्टन परियोजना अमेरिका का परमाणु बम डेवलप करने का परियोजना था। करंट अफेयर में था, चर्चा में था, करवाया था। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का, इस तरह से अवतल दर्पण बना दीजिए। यहाँ पर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जहाँ से इसको कर्वेचर ये जो होता है इसके आधे डिस्टेंस पर क्या होगा? तो फोकस होगा। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है
तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आएगा, इसका उल्टा बन जाएगा, उल्टा और रियल बनाना है हमें, उल्टा और रियल। तो कहाँ पर होना चाहिए भाई, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पर होना चाहिए, वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी। दर्पण चैप्टर से बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहाँ है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सोलर सेल है आपका, जो सोलर सेल लगा हुआ है वो फोटो इलेक्ट्रिक ही होता है। उस पर क्या मिल रहा है उसको इनपुट के रूप में, तो सोलर रेडिएशन ही तो मिल रहा है, जिसके पश्चात से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है और फिर इससे बिजली बनने लग जाती है। तो यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत। फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत यही तो है जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही तो है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल यही तो है कि भाई किसी सतह पर जब हमने प्रकाश को टकराया तो प्रकाश जो है यहाँ पर वो किसके जैसे यूज कर रहा है, तो पार्टिकल के जैसे यूज हो रहा है। टकराने के पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लग जाता है किसी भी सतह पर जब लाइट टकराती है तो, और इसके कारण से बिजली उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसका उपकरण है, तो भाई प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विलयन या विलायक, मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कॉमन सेंस का सवाल है। विलायक के प्रति इकाई आयतन 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक डब्बा ले लिया, उसमें भरा हुआ है जल और उसमें कुछ मिलाया हुआ है पानी में, नमक चीनी कुछ भी। प्रति इकाई द्रव्यमान उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है, इसमें कितना ज़्यादा नमक घुला हुआ है या चीनी घुला हुआ है, इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहा जाता है, इस सॉल्यूशन का सांद्रता कहा जाता है कि भाई कितना नमक घोला है तुमने, वही उसका कंसंट्रेशन है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने 200 ग्राम क्या किया, तो नमक घोल दिया है, तो 200 ग्राम क्या हो जाएगा उसका, तो उस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन तैयार होता है जब कोई दो चीज़ मिक्स हो जाती है, तो जैसे पानी और नमक मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। पानी और पत्थर मिक्स होता है क्या, नहीं मिक्स होता है, तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ये 11th के NCERT जो केमिस्ट्री की है उसका सबसे पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन, उसी चैप्टर का ये सवाल है। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि किसी भी चीज़ में चीनी का पानी हमने तैयार किया तो उसमें चीनी की जो मात्रा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको उसका कंसंट्रेशन कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कही जाती है। ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन कहा जाता है इसका। अगला सवाल जो है कठिन सवाल है, कठिन सवाल है, बिल्कुल कठिन सवाल है। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं, तो जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश कराकर, जो जीवित और बिल्कुल ही मरे हुए टाइप के जिंदा हैं लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, उन SARS-CoV-2 वायरस को प्रवेश कराकर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्तेजित किया जाता है, इम्यून सिस्टम बनाया जाता है, इम्यून को बनाया जाता है हमारे शरीर में, इसीलिए इस प्रकार के वायरस आपको टीके लगाए जाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाता बी। ये था आपके साइंस के सभी सवाल। करीब में 29 से 30 सवाल थे जो कि शानदार सवाल हैं। इनमें 10 सवाल करीब में बहुत ही कठिन हैं जिनको सॉल्व करना आसान नहीं है। बाकी यहाँ पर 20 से 22 सवाल जो हैं, 20 से 21 सवाल वो बेहद आसान हैं और मॉडरेट लेवल के हैं। कॉमन सेंस के द्वारा मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, ऑप्शन एलिमिनेट करने के द्वारा सॉल्व किया है। यानी कि एग्जामिनेशन में अगर आप थोड़े से शांत भी रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा शांत रहते हैं, सोचते अच्छे से हैं, पढ़ते अच्छे से हैं, तो भी आप इन सवालों को आसानी से हल कर ले जाएंगे। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो कि बहुत कठिन बनाता था। साइंस एंड टेक के सवाल 5 से 7 सवाल ऐसे थे जो साइंस और टेक से पूछे गए थे। साइंस और टेक से पूछे गए थे 5 से 7 सवाल जो कि कठिन स्तर के सवाल थे, कठिन स्तर के सवाल थे। इनको आपको करके जाना चाहिए। अब देखिए इनको करे कहाँ से, तो बुक आपको अगर लेना हो प्रैक्टिस के लिए तो NCERT MCQ मस्ट होता है, ज़रूर ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ख़ास तौर से बायोलॉजी और फिजिक्स का ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बायोलॉजी और फिजिक्स के जो NCERT MCQ हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो याद करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस ही आपको साइंस पार करवाएगा। घटना चक्र MCQ तो मस्ट ही है, इसको मत इग्नोर कीजिएगा। साइंस को लेकर बायोलॉजी का घटना चक्र, फिजिक्स का घटना चक्र और केमिस्ट्री का, तीनों एक में ही रहता है। उन तीनों के सवालों को लगाएंगे, सप्ताह भर नहीं लगेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से पढ़िएगा, वीडियो के द्वारा तैयार मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से करें, खुद से कीजिएगा। PYQ UPSC BPSC ये मस्ट है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर ही कीजिएगा।
बुक 6 से 10 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है 6 से 10 एनसीईआरटी पढ़िए। जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो 12th का भी एनसीईआरटी पढ़ें, 11th 12th का भी पढ़ें। जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो एनसीईआरटी सार जो होती है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, ज़रूर ले लीजिएगा। और इसको एनसीईआरटी सार, इसमें वन लाइनर्स रहते हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करें तो फिजिक्स में आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया फिजिक्स का टॉपिक, इसको छोड़कर कभी मत जाइएगा, कभी भी मत जाइएगा। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो एक हो गया एसिड बेस, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, और दूसरा आपका हो गया सॉल्यूशन सॉल्वेंट टॉपिक हो गया, और एक और टॉपिक होता है जिसमें आपको अलग अलग रिएक्शन और रिएक्शन किस प्रकार से काम करता है वो टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो ये 3 बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एसिड बेस और सॉल्यूशन सॉल्वेंट तो पढ़ ही लीजिएगा, उसको कभी मत छोड़िएगा। और कार्बन से जुड़े हुए जो होता है उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कौन सा? तो एक होता है सेल बायोलॉजी, जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मानव शरीर की संरचना जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बीमारी चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट होता है। और पेड़ पौधों के बारे में जो बायोलॉजी में होता है कि किस प्रकार से पेड़ पौधे जो हैं वो ह्यूमन सेल से अलग होते हैं, क्या क्या अंतर होता है, कौन सा अंग कौन सा कार्य करता है। ये 4 टॉपिक बायो के, 3 टॉपिक करीब में केमिस्ट्री के हैं, और फिजिक्स के 4 टॉपिक हैं। इसको ज़रूर पढ़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा, कभी मत छोड़िएगा। इन्हीं से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। पढ़ना क्या है इनमें? तो एप्लीकेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग क्या क्या है, उपयोग क्या क्या होते हैं। थ्योरी पोर्शन को पढ़ना है। इस प्रकार से आप साइंस को कर सकते हैं। साइंस को मैंने सॉल्व करवा दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज न्यूज़पेपर वीडियो नहीं आएगा, कल आएगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की। थैंक यू सो मच।